नमस्कार। कानूनी सहायता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटिसिपेटरी बेल की। जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसमें इम्प्लीकेट होने वाले सभी व्यक्तियों के मन में सबसे पहले जो विचार आता है वो होता है कैसे बेल लिया जाए। ये बेल दो दो प्रकार का होता है, एक रेगुलर बेल और दूसरा एंटिसिपेटरी बेल। आज हम बात करेंगे एंटिसिपेटरी बेल की। दोस्तों, ये एंटिसिपेटरी बेल क्या है? एंटिसिपेटरी बेल अर्थात बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ बीइंग अरेस्टेड। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति को किसी ऑफेंस के सिलसिले में अगर ये लगता है कि शायद वो अरेस्ट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो एक एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट ऑफ सेशंस या फिर हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, ये एंटिसिपेटरी बेल सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंतर्गत लिया जाता है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि सीआरपीसी या किसी अन्य लॉ में एंटिसिपेटरी वर्ड का कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है। ये वर्ड सबसे पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनके 41st रिपोर्ट में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद ये एंटिसिपेटरी बेल वर्ड का प्रयोग शुरू हुआ और इसी के बाद सीआरपीसी में सेक्शन 438 को इंसर्ट किया गया। एंटिसिपेटरी बेल को लाने के पीछे जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कई केसेस में ऐसा होता था या इवन अभी भी ऐसा होता है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर कुछ इनोसेंट लोगों को जानबूझकर किसी फॉल्स केस में फंसा देते हैं और उन्हें मजबूरी में 2-4 दिन, महीने या कभी कभी तो लंबे समय तक जेल में गुजारना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को जो इनोसेंट हैं और सिर्फ एफआईआर में नाम आने या किसी केस में इम्प्लीकेट हो जाने की वजह से अगर उनको जेल जाने की नौबत आ रही है, तो ऐसे में उनके लिए एक प्रावधान होना बहुत जरूरी था ताकि उन्हें जेल जाने की नौबत ना आए। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले सिर्फ रेगुलर बेल का ही प्रोविजन था, जिसके अंतर्गत सिर्फ वही व्यक्ति बेल के लिए अप्लाई कर सकता था जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हो। किंतु अब इस प्रोविजन के आ जाने के बाद अब बेल एक्यूज्ड के हाथ में पहले आ जाता है अगर कोर्ट उसे अप्रूव कर ले तो, और जब भी पुलिस उसे अरेस्ट करती है, जैसे ही पुलिस उसे अरेस्ट करती है वैसे ही ये ऑर्डर अपने एग्जिस्टेंस में आ जाता है और जो एक्यूज्ड है उसे तुरंत बेल मिल जाती है। ये इस प्रोविजन की खासियत है। आइए हम जानते हैं कि ये प्रोविजन क्या है। सीआरपीसी के सेक्शन 438 को अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि ये सेक्शन मेनली जो प्रोवाइड करता है वो है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। अर्थात जो व्यक्ति अरेस्ट होने को एप्रीहेंड कर रहे हैं, अर्थात जिन्हें अरेस्ट होने की आशंका है, उन व्यक्ति के द्वारा अगर बेल पिटीशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो उनको बेल देने का डायरेक्शन देने के संबंध में ये प्रावधान बात करता है। आइए देखते हैं कि इसमें आगे क्या प्रोविजन दिया हुआ है। Where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for direction under this section that in the event of such arrest he shall be released on bail, and that court may, after taking into consideration inter alia following facts, namely: Number 1, nature and gravity of accusation. Number 2, the antecedents of the applicant, including the facts as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offense. Number 3, the possibility of applicant
to flee from justice, and number 4, where the accusation has been made with the object of injuring or humiliating the applicant by having him so arrested. Either reject the application forthwith, or issue an interim order for grant of anticipatory bail. तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि ये प्रोविजन क्लियर कट ये बात कहता है कि जहां पर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में व्यक्ति को, अगर किसी एक्यूज्ड को अगर लगता है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो कोर्ट ऑफ सेशंस या फिर हाई कोर्ट में अपने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और ये प्रेयर कर सकता है कि इन द इवेंट अगर उसे अरेस्ट किया जाता है तो उसे बेल पर रिहा किया जाए। और जब कोई पिटिशनर या एक्यूज्ड इस तरह का कोई पिटिशन जब फाइल करता है, तो वहाँ कोर्ट जो होती है वो मुख्य रूप से 4 बातों को कंसिडर करती है, जिनमें सबसे पहला है द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्यूजेशन, यानी उस पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो क्या लगे हैं। अगर कोई मर्डर केस का चार्ज है या कोई ग्रेव ऑफेंस का चार्ज है तो वहाँ पर वो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करेगी। किंतु अगर ऐसा चार्ज है जिसमें 10 साल से कम का पनिशमेंट है, प्राइमा फेसी भी देखने से लगता है कि ये इसको सिर्फ इम्प्लीकेट करने के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट कंसिडर कर सकती है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। उसी प्रकार फिर the antecedent of the applicant, including the facts as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offense। अर्थात अगर कोई एक्यूज्ड किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल केस में पहले भी अरेस्ट हो चुका है या उसको पनिशमेंट हो चुका है, तो ये उसकी केस हिस्ट्री को कोर्ट देखती है, उसे कंसिडर करती है। अगर एक्यूज्ड का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है तो वहाँ भी बेल मिलने में उसे आसानी होती है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, कोर्ट इस बात को भी देखती है कि एक्यूज्ड जस्टिस से कहीं भाग तो नहीं जाएगा, अर्थात वो कहीं देश छोड़कर भागने की फिराक में तो नहीं है। अगर ऐसा उसे कोर्ट को संभावना लगता है तो वो बेल ग्रांट नहीं करेगी। अदर केस में कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। जो इसका चौथा पॉइंट है जो कोर्ट कंसिडर करती है वो ये कि ये एफआईआर या जो एक्यूज्ड बनाया गया है वो सिर्फ एक्यूज्ड को फंसाने, उसे ह्यूमिलिएट करने और उसे अरेस्ट करवाने के लिए तो नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर कोर्ट बेल ग्रांट कर लेती है। अगर एक्यूज्ड ये प्रूव कर दे कि वो एक इनोसेंट व्यक्ति है और सिर्फ उसे फंसाने के लिए एक फॉल्स केस में इम्प्लीकेट किया गया है, तो कोर्ट इस चीज़ को अच्छे से कंसिडर करती है और यहाँ बेल ग्रांट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि कोर्ट अगर सारे तथ्यों को देखने और जांचने परखने के बाद अगर बेल एंटिसिपेटरी बेल का जो एप्लीकेशन है उसे अगर रिजेक्ट कर देती है, तो उसके बाद पुलिस के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो सिर्फ उस बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के ग्राउंड पे ही वो उस एक्यूज्ड को अरेस्ट कर ले, भले ही एफआईआर फाइल न हो, क्योंकि जो एप्रीहेंशन उसने व्यक्त किया था, जिसको आधार मानकर कोर्ट ने ये फैसला दिया है, अब वो पुलिस के पास भी एक आधार के रूप में मिल जाता है और इस बेसिस पे वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जो भी केस हो के पास ये भी पावर होता है कि वो बेल ग्रांट करते समय एक्यूज्ड के सामने जो कंडीशन वो उचित समझती हो वो इम्पोज कर सकती है, और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि ड्यूरिंग द ट्रायल उसे कोर्ट में हर डेट में हाजिर होना होगा। अब हम बात करते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल किन परिस्थिति में फाइल किया जा सकता है।
तो एंटिसिपेटरी बेल के पिटिशन को फाइल करने के का जो सबसे फॉरमोस्ट और इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि व्यक्ति को अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो अरेस्ट हो गया है तब फिर वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल नहीं कर सकता है, उसे फिर रेगुलर बेल में जाना पड़ेगा, अर्थात 436, 437, 439 के प्रोसीजर को अपनाना होगा। लेकिन वो सेक्शन 438 में एंटिसिपेटरी बेल के लिए तभी आ सकता है जब उस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, फिर चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर हो या कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन, जो भी हो रीजन। एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने का पावर कोर्ट ऑफ सेशंस या हाई कोर्ट को जो होता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ये कोई वेस्टेड राइट नहीं होता है कि अगर कोर्ट में ये केस एप्लीकेशन फाइल की गई तो वहाँ कोर्ट को इसमें पॉजिटिव ऑर्डर करना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी होता है और कोर्ट अगर सारी तमाम परिस्थितियों को जो सेक्शन 438 में जो कंडीशंस दिए गए हैं उन सारे कंडीशंस को कंसीडर करने के बाद ही अगर ये समझती है कि यहाँ बेल ग्रांट करना चाहिए तभी वो ग्रांट कर सकती है, अदरवाइज वो चाहे तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि लॉ में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करना एक्सेप्शन होता है और बेल को एंटिसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना प्रिजम्पशन होता है। ठीक इसके उल्टा रेगुलर बेल में रेगुलर बेल ग्रांट करना जिस प्रकार प्रिजम्पशन होता है और रिजेक्ट करना एक्सेप्शन होता है, यहाँ उल्टा प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी न्यू दिल्ली के केस में 29 जनवरी 2020 को एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट के सामने मुद्दा ये था कि एंटिसिपेटरी बेल की समय सीमा क्या होनी चाहिए, अर्थात ये एंटिसिपेटरी बेल जब ग्रांट हो जाता है तो ग्रांट होने से कितने समय तक इसकी लाइफ होनी चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये हेल्ड किया कि एंटिसिपेटरी बेल एक बार जब ग्रांट हो जाता है तो वो ड्यूरिंग द होल ट्रायल वो चलता है और इसमें उसे कर्टेल अगर कोर्ट चाहे कोई विशेष परिस्थिति हो तभी कर सकती है, अर्थात कि ये एक बार जब ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद ये जब तक ट्रायल चलता है ट्रायल के पूरे पीरियड तक एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है और एक्यूज्ड को अगर वो बेल के कंडीशन को वो पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, कोर्ट के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, कोर्ट में लगातार अपीयर हो रहा है, तो फिर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, इसमें किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, कौन कोर्ट इसमें सक्षम है ऑर्डर पास करने के लिए, कोर्ट इसमें एज ए मैंडेटरी ऑर्डर पास कर सकता है या ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, और इसके अन्य पहलुओं पर आज हमने चर्चा किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें अगर लगा हो कि मैंने कुछ जानकारी पॉजिटिव जानकारी उपलब्ध कराई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें। इसी प्रकार जानकारी युक्त वीडियो मैं आगे भी देता रहूँगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।